लेखकों का हुआ है। इस तरह की समझ इसलिए आवश्यक है कि 2013 में तुम लोगों को तो मैंने क्वेश्चन करके भी उसमें बुकलेट वाले में एक दिया है कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण के अनुसार महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए, जो 2013 में क्वेश्चन पूछा है। ये मेरे बुकलेट में भी लिखा हुआ है। उसको देखा है तुम लोगों की? नहीं देखा होगा। तो अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के लेखकों के अनुसार वहां पर महिलाओं की दशा के बारे में बताया हुआ है। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में तुमको जब ये क्वेश्चन पूछा होगा तो जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा यूपीएससी का, वो भी नहीं कर पाया होगा इस क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि तुम्हें ही या तुम नहीं कर रहे हो, हम तुम्हें दबाव कस रहे हैं। तो इसलिए नहीं कस रहे हैं कि तुम लोग मार्केट से कमजोर हो, तुम मार्केट से बहुत आगे हो, लेकिन क्वालिफाई बच्चा नहीं करता है। मार्केट एक भीड़ है, मार्केट वाला चलन करोगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्वेश्चन सोचने का एक लेवल चाहिए, लिखने का लेवल चाहिए। कल जो क्वेश्चन का जो टेस्ट हुआ था उसमें प्रीलिम्स वाला जो मल्टीपल चॉइस जानबूझ के दिया गया था थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फिर 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया था। तो ये प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया था क्या? नहीं, एग्जामिन नहीं हुआ था। तुम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बताओ ना। तुमको अपने कॉन्फिडेंस लेवल से क्या लगा कि उस क्वेश्चन को तुम कर पा रहे थे? लोग प्रेस करते आ रहे थे, क्वेश्चन को कर पा रहे थे, देन ठीक है। तो बच्चों अब थोड़ा सा लिखो तो हेडिंग। लिखिए मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज देखिएगा कि अध्ययन स्रोतों के आधार पर मौर्यकालीन समाज को तीन भिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है। अब यहाँ पर डैश दे दो और पॉइंट, ऐसे पॉइंट, मैं 3 दृष्टिकोण का मैं पॉइंट ही करवा देता हूं, तुमको याद रखना चाहिए। और तुम एक काम करो, बुकलेट तुमको याद नहीं रहेगा लेकिन कॉपी याद रहेगी। बुकलेट केवल देखने के लिए है, या कुछ चीजें जो एडिशनल उसमें लगे, क्योंकि हर चीज कॉपी में तो नहीं लिखवाई जा सकती, तो बुकलेट से उसको सप्लीमेंट कर लो। बुकलेट हमेशा साथ में रखो और एकदम उसको डिक्शनरी की तरह खोलकर जहां जो क्वेश्चन पर देखना चाहिए बुकलेट पर देखते रहो, और जो कॉपी में मैं लिखवाऊं उसको डाइजेस्ट कर लो। कभी किसी एग्जाम में तुम्हें दिक्कत नहीं। पॉइंट फर्स्ट लिखिएगा, बौद्ध दृष्टिकोण। लिखिए कि बौद्धों ने वन व्यवस्था की वन विभाजन कर दो। बौद्धों ने वन विभाजन का कोई विकल्प देने का प्रयास नहीं किया। अपितु उसने केवल वर्ण क्रम को बदल दिया। यथा क्षत्रिय, ब्रैकेट में लिखना क्षत्रिय, ब्रैकेट में क्षत्रिय लिखना। बावन, ब्रैकेट में ब्राह्मण लिखना। ये पाली शब्द है, तो आप जानते हो संस्कृत शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होता है और पाली में द्वितीय व्यंजन का।
बावन वेश्या, ब्रैकेट में लिखना वैश्य, एंड शुद्धा, शुद्धा ब्रैकेट में लिखना शूद्र। खतीय, बावन, वेश्या और शुद्धा, ब्रैकेट में शूद्र। हाँ, इसमें क्षत्रिय को वर्ण क्रम में ब्राह्मण से ऊपर रखा गया। इसमें क्षत्रिय को वर्ण क्रम में ब्राह्मण से ऊपर रखा गया। वर्ण क्रम में ब्राह्मण से ऊपर रखा गया, रखा गया। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए, लिखिएगा मेगास्निस का दृष्टिकोण, मेगास्निस का दृष्टिकोण, मेगास्निस का दृष्टिकोण। ध्यान देकर लिखिए, मेगास्निस यूनानी राजदूत था, सॉरी मेगास्निस सीरियाई राजदूत था, मेगास्निस सीरियाई राजदूत था, राजदूत था, राजदूत था, जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पाटलिपुत्र में रहा था। के दरबार पाटलिपुत्र में रहा था, पाटलिपुत्र में रहा था। हालांकि भारत के विषय में उसका अनुभव सीमित था, हालांकि भारत के विषय में उसका अनुभव सीमित था, उसका अनुभव सीमित था, परंतु उसने भी भारतीय समाज, परंतु उसने भी भारतीय समाज, उसने भी भारतीय समाज का अध्ययन प्रस्तुत किया। किंतु उसके दृष्टिकोण की 2 सीमाएं रही, उसके दृष्टिकोण की निम्नलिखित सीमाएं रही, उसके दृष्टिकोण की निम्नलिखित सीमाएं रही। डैश देना और डैश देकर पॉइंट ए लिखना। भारत संबंधी उसका दृष्टिकोण, भारत संबंधी उसका दृष्टिकोण, दृष्टिकोण दृष्टिकोण सीरियाई साम्राज्य, हाँ, सीरियाई साम्राज्य के अनुभव, सीरियाई साम्राज्य के अनुभव से प्रेरित रहा है, सीरियाई साम्राज्य के अनुभव से, सीरियाई साम्राज्य के अनुभव से प्रेरित रहा है, सीरियाई साम्राज्य के अनुभव से प्रेरित रहा है। इस लाइन का मतलब समझा, समझा कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं विश्लेषण। बात तो उतनी ही है, कोई बुक भी लिखेगा तो भाई उसने 7 जातियों में समाज को बांटा, लेकिन तुम ऐसा क्या लिख रहे हो जहां पर तुम्हारी विद्वता की छाप दिख रही है। और ये समस्या केवल सेल्यूकस के साथ नहीं है, सॉरी ये समस्या केवल मेगास्निस के साथ नहीं है। जितने यूनानी रोमन लेखक हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया था ना, याद है आपको, उन सबों के साथ यह समस्या है। तो एक तो उनकी सीमा यह होगी जो मैं बताना चाहूंगा, और दूसरी उसकी सीमा होगी कि भारतीय समाज की जटिलताओं को नहीं समझ पा रहा है। तो यहां पर तो मैं मिस्र वाला अनुभव दे दूंगा जो हेरोडोटस का है, और उसी प्रकार से
उस वाले में बताऊंगा कि भाई उसने भारतीय समाज की जटिलताओं को नहीं समझ पाया। अब जो चाहे वो बौद्ध लेखक हो या ब्राह्मण लेखक, वो 4 वर्ण की बात करते हैं। लेकिन अब आपने देखा कि जब वर्ण व्यवस्था को जटिल बना दिया गया तो वर्ण के कब्र से धीरे धीरे जाति का विकास भी होने लगा, और वर्ण एक आदर्श परिकल्पना समाज की रह जाएगी और जाति बन जाएगी यथार्थ। जैसे तुमने ट्रैफिक रूल्स को करे किए तो फिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लाजिमी है, और जो उल्लंघन करेगा वो दंड प्राप्त करेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि जब आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक सामाजिक गतिविधियों में परिवर्तन होगा, प्राय 2 कारणों से वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन होगा। एक कारण तो होगा कि विवाह के लिए उसका उल्लंघन हो रहा है, और दूसरा कारण होगा पेशे के लिए उल्लंघन हो रहा है। जब निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ण से विवाह करेंगे या फिर निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ण के पेशे को अपनाएंगे तो फिर वर्ण संकट की स्थिति कायम होगी। दूसरी बात, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी तो नवीन प्रकार के पेशे जुड़ेंगे। उन पेशों को फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत लाने की कोशिश की जाएगी। तो वो जो विभिन्न पेशेवर समूह जो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़े जाएंगे वो जाति का रूप लेते चले जाएंगे। तो वर्ण होगा आदर्श परिकल्पना और जाति होगी यथार्थ। समाज का वर्ण क्रम जो तुम देखते हो जो वैदिक काल से, वो एक आदर्श परिकल्पना बन के रह जाएगी। जैसे तुमसे अगर पूछा जाता है कि तुम्हारा गोत्र क्या है और मूल क्या है, तो पंडित जी पूजा के समय पूछते तब ध्यान आता है कि अच्छा एक हमारा गोत्र भी है। क्योंकि हम लोग कभी अपने गोत्र को याद नहीं करते, क्योंकि उसका कोई महत्व समझ में ही नहीं आता है। लेकिन जब एक खास पूजा के समय पंडित पूछा, हाँ आपने गोत्र का नाम बताइए, अपने पूर्वजों का नाम। कई लोग तो बगल वाले से काने पूछते हैं कि यार मेरे पूर्वज का नाम क्या था। अब मेट्रोपोलिस में रह गया, बच्चा पैदा हुआ, पिताजी के समय से कभी घर गया नहीं। एक दादाजी थे, उनका नाम जैसे तैसे जाना। हम कोई परदादा जी के बारे में पूछेगा तो पड़ोसी से पता करना पड़े। तो आप वर्ण व्यवस्था तो रह गई, समाज का आदर्श यथार्थ क्या बन गया? जाति। मेगास्थनीज न तो वर्ण को समझ रहा है न जाति को समझ रहा है। विभिन्न पेशेवर समूह जो उस समय कार्यरत थे, तो थोड़ा सा उसका रियलिस्टिक वर्णन इसलिए है, कम से कम देख रहा है कि भाई वर्ण के पचड़े में नहीं पड़ा। वो देख रहा है कि भाई अमुक 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 पेशेवर है, तो उन पेशों के बारे में उसने बता दिया। इसका मतलब उसमें आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां बढ़ रही थी, तो उसी के अनुसार पेशों में विस्तार हो रहा था। और वर्ण इतना प्रभावी, वर्ण का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था, या वर्ण इतना प्रभावी नहीं था व्यवहार में। तो जो मेगास्थनीज है उसकी निगाह सीधे पेशे पर गई, और उसने 7 पेशों को ही 7 जातियां मान लिया। तो ये दूसरा दृष्टिकोण हो गया। तो क्या लिखा आपने? हाँ हाँ लिखा, हाँ प्रेरित था। हाँ हाँ। अतः उसने भी यूनानी विद्वान हेरोडोटस के द्वारा मिस्री समाज यानी मिस्री समाज या मिस्र के समाज कर दो, मिस्र के समाज के विभाजन के मॉडल से प्रभावित होकर, मिस्र के समाज के विभाजन के मॉडल से प्रभावित होकर भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित कर दिया। भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित कर दिया। पॉइंट नंबर 2, लिखिए। पॉइंट नंबर 2 नहीं, पॉइंट नंबर बी। ये लिखा था ना बी? हाँ तो बी मैंने लिखो ना, मैंने कहा बी नहीं हुआ है ना, बी आपने अपने मन से लिख लिया है। वो एक का उदाहरण मैंने दिया था जिसको आपने बी पॉइंट कर लिया, उसको सुधार लीजिए। बी अब लिखवा रहा हूं। पॉइंट नंबर बी लिखिए, और बी में लिखिए
लिखिए हाँ, हाँ, एक विदेशी होने के नाते, एक विदेशी होने के नाते एक विदेशी होने के नाते उसका ध्यान, एक विदेशी होने के नाते उसका ध्यान समाज के, एक विदेशी होने के नाते उसका ध्यान समाज के सैद्धांतिक पक्ष पर नहीं, उसका ध्यान समाज के सैद्धांतिक पक्ष पर नहीं बल्कि व्यावहारिक पक्ष पर गया। व्यावहारिक पक्ष पर गया, पक्ष पर गया। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ये विश्लेषण हो गया, ये बुकिस नहीं है, ये अपनी समझ है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? व्यावहारिक पक्ष पर गया। हाँ, चूंकि वर्ण एक आदर्श परिकल्पना बनती जा रही थी, वर्ण एक आदर्श परिकल्पना बनती जा रही थी, वहीं आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों के साथ, वहीं आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों के साथ नए नए पेशे, आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों के साथ नए नए पेशे, नए नए पेशे अस्तित्व में आ रहे थे, नए नए पेशे अस्तित्व में आ रहे थे। इसलिए उसका ध्यान विभिन्न पेशेवर समूहों पर गया, उसका ध्यान विभिन्न पेशेवर समूहों पर गया, उसका ध्यान विभिन्न पेशेवर समूहों पर गया, पेशेवर समूहों पर गया। देखिएगा यथा दार्शनिक ब्राह्मणों को कहता था, दार्शनिक किसान शिकारी एवं पशुपालक। नेक्स्ट वन, शिल्पी एवं व्यापारी, नेक्स्ट वन, योद्धा। नेक्स्ट वन, निरीक्षक एवं गुप्तचर, तथा सभासद। अब ये सब अलग अलग इकाई है, शिकारी है, पशुपालक है, शिल्पी कारीगर है, शिल्पी एवं व्यापारी, शिल्पी एवं कारीगर है, सॉरी, शिल्पी एवं कारीगर ये चौथा है, योद्धा पांचवा है, निरीक्षक और गुप्तचर छठा है, सभासद सातवां है। तो मतलब कि ये पेशों पर विशेष बल दिया। अब नीचे तीसरा दृष्टिकोण लिखो, पॉइंट नंबर 3 लिखो, ब्राह्मण दृष्टिकोण। अब डैश देकर लिखे, इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व, कौटिल्य का अर्थशास्त्र करता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र करता है। लिखिए करता है। अब डैश दे दो और डैश देकर लिखो, हेडिंग दो, वन व्यवस्था के प्रति कौटिल्य का दृष्टिकोण। वन व्यवस्था के प्रति कौटिल्य का दृष्टिकोण।
वन व्यवस्था के प्रति कौटिल्य का दृष्टिकोण, कौटिल्य का दृष्टिकोण अब कह दीजिए और कह देकर लिखिए कौटिल्य, लिखिए कि हाँ अब मेरे हाथ में कुछ तो है नहीं, सब तो बंद कर देते, सारे एसी को बंद करके रखा हुआ है, क्या करें। अब एक बार सबको स्टार्ट नहीं कर दो, एक दो कर दोगे ठीक हो जाए। बीच में देखिए हम लोग सारा एसी करेंगे तो आपको ठंडा लगेगा, लेकिन बीच कुछ एसी को नहीं चलेंगे तो सफोकेशन होगा फिर, इसलिए कुछ को रहने दीजिए। और जहां मान लो जो उनका बगल है वो बगल से हट के बैठिए कहीं। लिखिए वन व्यवस्था के प्रति कौटिल्य का दृष्टिकोण। अब डैश देकर लिखो कि कौटिल्य भी ब्राह्मण पृष्ठभूमि से आया था, कौटिल्य भी ब्राह्मण पृष्ठभूमि से आया था, ब्राह्मण पृष्ठभूमि से आया था, इसलिए उसका बल भी ब्राह्मणवादी विशेषाधिकारों पर रहा है, ब्राह्मणवादी विशेषाधिकारों पर रहा है, ब्राह्मणवादी विशेषाधिकारों पर रहा है, विशेषाधिकारों पर रहा है। हाँ, उसने ब्राह्मणों के अधिकारों को बनाए रखा, उसने ब्राह्मणों के अधिकारों को बनाए रखा। फिर उसने क्षत्रिय वर्ण की श्रेष्ठता को भी स्वीकार किया, फिर उसने क्षत्रिय वर्ण की श्रेष्ठता को भी स्वीकार किया, क्षत्रिय वर्ण की श्रेष्ठता को भी स्वीकार किया, श्रेष्ठता को भी स्वीकार किया। पैराग्राफ चेंज करके देखिए। हाँ परंतु फिर भी वन व्यवस्था के संचालन के संदर्भ में कौटिल्य का दृष्टिकोण अर्थशास्त्रों के लेखकों से, कौटिल्य का दृष्टिकोण धर्मशास्त्र के लेखकों से पृथक हो जाता है, कौटिल्य का दृष्टिकोण धर्मशास्त्र के लेखकों से पृथक हो जाता है, धर्मशास्त्र के लेखकों से पृथक हो जाता है, तथा इसका कारण है कि कौटिल्य की प्राथमिकता, इसका कारण है कौटिल्य की प्राथमिकता का अलग होना, चाहे कौटिल्य की प्राथमिकता, इसका कारण है कौटिल्य की प्राथमिकता का पृथक होना। देखिए कौटिल्य की प्राथमिकता थी राजा के द्वारा भूमि पर कब्जा
और संसाधनों के अर्जन के द्वारा संसाधनों के अर्जन के द्वारा संसाधनों के अर्जन के द्वारा राज्य को मजबूत बनाना, राज्य को मजबूत बनाना, इसका प्रभाव उसके सामाजिक दृष्टिकोण पर भी पड़ा। इसका प्रभाव उसके सामाजिक दृष्टिकोण पर भी पड़ा। इसका प्रभाव उसके सामाजिक दृष्टिकोण पर भी पड़ा। इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। अब डैश दे दो। डैश देकर पॉइंट ए लिखो कि उसने शूद्रों को आर्य कहा है। उसने शूद्रों को आर्य कहा है और उन्हें मलेच्छों से पृथक माना है। शूद्रों को आर्य कहा है और उन्हें मलेच्छों से पृथक माना है। मलेच्छ विदेशियों चाहे निम्न श्रेणी के लोगों को कहते हैं, मलेच्छों से पृथक माना है। फिर जहां धर्मशास्त्र के लेखकों ने शूद्र के दायित्व बताए थे। शूद्र के दायित्व बताए थे शिल्पों का शिल्प शूद्र के दायित्व बताए थे। शिल्प एवं सेवा। वहीं कौटिल्य ने शूद्रों को कृषक माना है। वहीं कौटिल्य ने शूद्रों को कृषक माना है और उन्हें कृषि का दायित्व भी दिया है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट और नॉट? इस बात का मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, इसका मतलब कितने लोग समझ गए? क्या मतलब समझा? आप फिर पक्षी की आंख के बजाय फिर पेड़ की टहनी देखने लगे। यही आपके साथ दिक्कत होती है। मलेच्छ शब्द का अर्थ जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इस वाक्य का अर्थ जाना। मलेच्छ शब्द का अर्थ मैं बिल्कुल बताता हूं, पहले इस वाक्य का अर्थ आप बताइए हमें। ये तो मैंने ही लिखवाया है, आप मेरी ही बात कर रहे हो। इसका कनोटेशन क्या निकलता है? इसकी बृहद अर्थ क्या निकलता है? इसका दूरवर्ती अर्थ क्या है और क्यों मिली? नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन कौटिल्य ने क्यों शूद्रों को आर्थिक दायित्व दिया जबकि धर्मशास्त्र के लेखकों ने क्यों नहीं दिया था? तुम उससे नहीं पूछ रहा हूं, जिसे पूछ रहा हूं सिर्फ वही बताया। बोलो। ये तो कौटिल्य में भी था। हाँ, अब आए पर इसको बोलते हैं विश्लेषण। अब तुम्हारा ध्यान आज से इस पहलू पर ज्यादा होगा। अब सुनो मलेच्छ शब्द का अर्थ। मलेच्छ प्राय विदेशियों को कहा जाता था, लेकिन जैसे विदेशी मत मानो, उसको ऐसे मानो कि मलेच्छ शब्द का प्रयोग प्राय होता था जो भारतीय वन व्यवस्था से बाहर के लोग हैं। तो भारतीय वन व्यवस्था से बाहर के लोग हैं, तो बाहर के लोगों में जो विदेशी तत्व जो आते थे तो उनको भी मतलब डिग्रेड करने के लिए जानबूझ के मलेच्छ बोल देते थे वो।
क्योंकि विदेशियों को भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल करते नहीं थे तो उनको भी मलेच्छी बोल देते थे। लेकिन यहाँ पर जो कौटिल्य ने जो मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया वो बड़ा ही व्यापक अर्थ में किया है। कौटिल्य के लिए जो मलेच्छ शब्द है उसका मतलब होता है कौटिल्य के अनुसार कि जो मतलब अछूत की श्रेणी में, उसके लिए उसने मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया है यहाँ। तो प्राय जो विदेशी थे उनके लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो अब यहाँ पर वहाँ पॉइंट नंबर बी में दीजिएगा, अछूतों के प्रति भी कौटिल्य का दृष्टिकोण नरम है। अछूतों के प्रति भी कौटिल्य का दृष्टिकोण नरम है। कौटिल्य का दृष्टिकोण नरम है। उसने चांडालों को छोड़कर अन्य समूहों को शूद्र माना है। उसने चांडालों को छोड़कर अन्य समूहों को शूद्र माना है। चांडालों को छोड़कर अन्य समूहों को शूद्र माना है। मैंने ही टोल्ड देम कि ये शूद्र है ना। तो चांडालों को छोड़कर अन्य समूहों को शूद्र माना है। ओके, अब जस्ट लीव इट हियर। अब नीचे ब्रेक देकर ली हेडी दिएगा, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण। महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण। महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण। डैश देकर लिखिएगा। वैसे तो कौटिल्य पर भी पितृसत्तावाद, पितृसत्तावाद का प्रभाव था। कौटिल्य पर भी पितृसत्तावाद का प्रभाव था। एक बात बताओ, पितृसत्तावाद का मतलब कौन कौन समझ रहे हो? पितृसत्तावाद का मतलब होता है पुरुष श्रेष्ठता। क्या? अच्छा एक बात बताओ, जो वर्ण व्यवस्था की जटिलता की बात करेगा क्या वो पितृसत्तावाद की बात भी कर देगा? दोनों में कोई संबंध है क्या? क्या संबंध है? वन व्यवस्था के संचालन बिना महिलाओं पर नियंत्रण किए हुए नहीं हो सकता था। तो ये पहलू है। और दूसरा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ एक नया पहलू मैं बताऊंगा कि कौटिल्य का उद्देश्य है अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र का उद्देश्य है अर्थ का अर्जन, अर्थ की प्राप्ति, यानी भूमि की प्राप्ति और अर्थ का अर्जन, यानी संसाधनों का अर्जन। तो यह कार्य पुरुष ही कर सकता है, महिला तो नहीं कर सकती है। तो उसका लक्ष्य जब अर्थ का अर्जन है, जो दायित्व पुरुष को देता है, तो जाहिर है कि पुरुष प्रधानता की तरफ उसका झुकाव होगा। बावजूद इसके कौटिल्य के अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति नरम है, और इसका कारण है उसकी प्राथमिकता का अलग होना। उसकी प्राथमिकता है अर्थ का अर्जन। उस अर्थ के अर्जन में वो धर्मशास्त्र के नियमों को बाधा नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि धर्मशास्त्र के नियम, जो धर्मशास्त्र के लेखक हैं, वो सामाजिक और राजनीतिक कानूनों को पालन करवाने के लिए संकल्पित है, लेकिन कौटिल्य अर्थ का अर्जन करने के लिए संकल्पित है। और दृष्टिकोण का यह अलगाव महिलाओं के प्रति उसके दृष्टिकोण को अलग कर देता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत सारे बहुत व्यापकता से महिला समाज पर भी दृष्टिपात किया गया है, और उनके विभिन्न महिलाओं समूहों, उनके पेशे, उनकी गतिविधियों की चर्चा की गई है। तो पुरुष प्रधानता होने के बावजूद भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में महिलाएं अधिक उपस्थित दिखती हैं। अंगरक्षक सेना में नहीं, अंगरक्षक, राजा के अंगरक्षक के रूप में। वो भी ये नहीं करता, वो तो मेगास्थनीज कहता है अंगरक्षक के रूप में राजा थे। यहां पर आप नीचे देखेंगे,
हाँ हाँ, फिर भी हाँ, 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 फिर भी महिलाओं के प्रति कौटिल्य का दृष्टिकोण नरम है। महिलाओं के प्रति कौटिल्य का दृष्टिकोण नरम है। इसका कारण है कौटिल्य का दृष्टिकोण धर्मशास्त्र के लेखकों से पृथक होना। कौटिल्य का दृष्टिकोण धर्मशास्त्र के लेखकों से पृथक होना। धर्मशास्त्र के लेखकों से पृथक होना। जहां धर्मशास्त्र के लेखक सामाजिक एवं राजनीतिक नियमों का अनुपालन करवाने के लिए कृत संकल्पित थे। वहीं अर्थशास्त्र के लेखकों का झुकाव अर्थशास्त्र के लेखक का झुकाव अर्थ अथवा संसाधनों के अर्जन पर है। अर्थशास्त्र का लेखक पॉलिटिकल इकोनॉमी के उद्देश्य परिचालित था। देखो तो 1 मिनट रुकना। ये जो शब्द आता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, यह शब्द से तुम लोग घबराना मत। ये आज जो वर्तमान काल है ना, न्यूज़पेपर वगैरह पर हो गए तो ये टर्म बार बार आता है पॉलिटिकल इकोनॉमी। मतलब बड़ा फेमस टर्म है जो आज भी चलता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा अर्थशास्त्र जो है तो अर्थशास्त्र लेकिन उद्देश्य से परिचालित है राजनीति का। एक बात बताओ, आपको अगर कहीं प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का बल निम्नलिखित में किस पर था, चॉइस ए राजनीति, चॉइस बी अर्थव्यवस्था, चॉइस सी समाज और चॉइस डी विदेश नीति। कितने लोग चॉइस ए राजनीति को चुना है? कितने लोग अर्थव्यवस्था को चुनना चाहोगे? और विदेश नीति को भी कोई चुनना चाहोगे क्या? नहीं। 3-4 लोगों ने अर्थव्यवस्था को चुना है। तो अर्थव्यवस्था वाले ये कैसे समझे कि मैं इतना ऑब्वियस क्वेश्चन दूंगा, नाम भी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था आपको दे दूंगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति पर पुस्तक है, अर्थव्यवस्था पर पुस्तक नहीं। अर्थव्यवस्था उस राजनीति को प्राप्त करने का माध्यम है। हाँ, पूछ चुका है बहुत बार। हाँ हाँ, अब बताओ, अब 10-15 बार पूछ चुका है।
तो ये जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र उस को पकड़ने का मतलब अर्थव्यवस्था स्वतंत्र नहीं है, वह राजनीति उद्देश्य को प्राप्त करने का माध्यम है। तो उसी के लिए ये टर्म अभी होता है। जैसे अभी तुम देखोगे क्या है, तो तुम अगर देखोगे कोई जो राज्य है वो राजनीति की बात करता है, परंतु उसके पीछे अर्थव्यवस्था अगर उद्देश्य होता है तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो कौटिल्य ने उस काल में, प्राचीन काल में पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की थी। है पॉलिटिक्स लेकिन प्रेरित है इकोनॉमी से, तो इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया। हाँ लिखिए, हाँ 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 लिखिए, हाँ। अतः महिलाओं के संदर्भ में, हाँ हाँ, अतः महिलाओं के संदर्भ में, अतः महिलाओं के संदर्भ में कौटिल्य का निम्नलिखित दृष्टिकोण, कौटिल्य का निम्नलिखित दृष्टिकोण रहा था, कौटिल्य का निम्नलिखित दृष्टिकोण रहा था। दे दीजिए पॉइंट फर्स्ट, कि कौटिल्य ने हाँ पुरुष समाज के साथ साथ कौटिल्य ने पुरुष समाज के साथ साथ महिला समाज, पुरुष समाज के साथ साथ महिला समाज पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। महिला समाज पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। हाँ, वह विभिन्न समूह की महिलाओं, वह विभिन्न समूह की महिलाओं तथा उनके पेशों की बात करता है, उनके पेशों की बात करता है, पेशों की बात करता है। वह संभ्रांत महिलाओं को और निष्कासिनी, वह संभ्रांत महिलाओं को और निष्कासिनी, मैं लिख दिया हूं, जो कोई भी शब्द है तो घबराओ नहीं, जो वैसा शब्द होगा तो मैं बोर्ड पर पहले ही लिख दूंगा। संभ्रांत महिलाओं, संभ्रांत तो समझते हो कि नहीं? संभ्रांत का मतलब समझते हो? रोटी कपड़ा और मकान के अलावा कभी कुछ सोचते हो कि नहीं? संभ्रांत का मतलब होता है उच्च कुल की, उच्च कुल से जो आते हैं उनको संभ्रांत बोलते हैं। तो उसने संभ्रांत महिलाओं को और निष्कासनी कहा है, और निष्कासनी कहा है, निष्कासनी कहा है। इसी में एक लाइन लिखना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में महिला समूह की, महिलाओं की जितनी व्यापकता से उपस्थिति दिखती है, महिलाओं की जितनी व्यापकता से उपस्थिति दिखती है, वैसी उपस्थिति हमें किसी भी समकालीन कृति में, वैसी उपस्थिति हमें किसी भी समकालीन कृति में देखने को नहीं मिलती। पैराग्राफ चेंज करना और लिखना हाँ 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 हाँ। इतना ही नहीं, उसने गणिकाओं को भी
गणिकाओं को भी, गणिका कहते थे वेश्या, जो नर्तकियां होती थी, गणिकाओं को भी, गणिकाओं को भी सम्मान की दृष्टि से देखता था, गणिकाओं को भी सम्मान की दृष्टि से देखता था, सम्मान की दृष्टि से देखता था। वह एक पृथक अधिकारी गणिकाध्यक्ष की बात करता, वो एक पृथक अधिकारी गणिकाध्यक्ष की बात करता, पृथक अधिकारी गणिकाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष की बात करता, और कहता है कि गणिकाओं से राज्य को आमदनी होती थी, गणिकाओं से राज्य को आमदनी होती थी, गणिकाओं से राज्य को आमदनी होती थी। अब देखो, गणिकाओं से राज्य को आमदनी होती थी, पता है तुम लोगों को? पता है कि नहीं? राज्य जो टैक्स लगाता था, तो गणिकाओं पर भी टैक्स लगाता था राज्य, और गणिकाध्यक्ष नामक अधिकारी उस गणिकाओं का संचालन करते थे। राज्य गणिकाओं पर टैक्स लगाता था, चूंकि राज्य गणिकाओं पर टैक्स लगाता था, इसलिए जाहिर है कि गणिकाओं से उसे आमदनी होती थी, और गणिकाओं को सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण से देखता है। हाँ 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 देखिए, हाँ हाँ हाँ, इसके अतिरिक्त हाँ 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 कि धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र मिलता है। 8 प्रकार के आठ प्रकार के विवाहों का जिक्र मिलता है, परंतु 4 प्रकार के विवाह, चार प्रकार के विवाह देखिएगा, ब्रह्म प्रजापत्य, देव और आर्ष को ही उत्तम कोटि का विवाह माना गया था। आर्ष को ही उत्तम कोटि का विवाह माना गया था। आर्ष को ही उत्तम कोटि का विवाह माना गया था, और उन्हें स्वीकृति मिली थी। वहीं राक्षस, गंधर्व, असुर और पिशाच, असुर एवं पिशाच प्रकार के विवाह को अधर्मे करार दिया गया था। पिशाच प्रकार के विवाह को अधर्मे करार दिया गया था। तथा उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था। परंतु कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाहों को मान्यता दी है। यह उसके व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह उसके व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हाँ।
अब एक बात बताओ, ये जो लास्ट वाली बात मैं कही वो हो सकता है तुम्हारी समझ में ना आया हो, मैं 1 मिनट में समझा देता हूं। देखो, जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र किया गया है। अब 8 में तो मैंने 4 उत्तम प्रकार का बताया ही, तो अब उसमें अलग अलग है। जैसे आपने देखा देव विवाह, वो ब्रह्म विवाह है। तो जो ब्रह्म विवाह होता था वो ब्रह्म विवाह प्रायः बिना दहेज लिए हुए हो जाता था अपना। दूसरा जो देव विवाह देखते हो, देव विवाह में क्या होता था कि जैसे अब कोई यज्ञ कराने वाला पुरोहित है, उसी को अपना कन्या अर्पित कर दिया। नेक्स्ट प्रजापत है, तो प्रजापत को वेल डावर्ड मैरिज करते। वेल डावर्ड मैरिज का मतलब कि पूरा दहेज ले देकर अपना विवाह संपन्न हुआ, जो नॉर्मल टाइप का विवाह हुआ। और आर्ष विवाह में क्या होता था कि वो भी, उसमें भी कोई दहेज वहेज का प्रावधान नहीं था। केवल जो वर का पिता होता था वो वधू के पिता को 1 जोड़ी गाय अथवा 1 जोड़ी बैल जस्ट एक टोकन के रूप में, भेंट के रूप में देता था। ये भी उत्तम कोटि का विवाह ही माना जाता था। वर का पिता, वर का, कन्या का नहीं, वर का। और ब्राइडग्रूम्स फादर। अब इधर आता है गंधर्व। गंधर्व कहते हैं लव मैरिज को। राम सीता का विवाह है या स्वयंवर जो प्रथा है, वो सब गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। इसको योद्धा वर्ग में तो मान्यता थी, सामान्यता मान्यता नहीं थी, क्योंकि अब उसमें एक त्रिन को ले लिया साक्षी बना के, लड़के लड़के अपने विवाह बंधन में बंध जाते थे, तो समाज के नियमों का उल्लंघन होता था, तो उसको मना कर दिया गया। और राक्षस विवाह में अपहरण के द्वारा विवाह हो गया, वो भी गलत है। असुर में है कि वर कन्या को खरीदता था, वो भी गलत विवाह के रूप में डाल दिया। पिशाच विवाह में किसी तरह शारीरिक संबंध स्थापित करके विवाह बनाने की कोशिश की गई, तो उसको पिशाच प्रकार का विवाह कहा गया और इसको भी मान्यता रद्द कर दिया गया। अब 4 प्रकार के जो विवाह है उसको धर्मी प्रकार के विवाह कहे गए, उसको मान्यता मिली। 4 जो अधर्मी प्रकार के विवाह है उसको मान्यता नहीं मिली। अब कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाह को मान्यता दी है, और ये कौटिल्य के व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। गौर करने वाली बात यह है कि कौटिल्य का यह कदम व्यवहारिक क्यों माना जाए, क्योंकि कौटिल्य यह मानकर चला कि अगर अधर्मी प्रकार का विवाह भी किसी कन्या के साथ घटित हो गया, उस विवाह को तुम मान्यता नहीं दोगे, और विवाह अगर एनल्ड हो जाएगा, उसके बाद उस लड़की को फिर समाज में क्या होगा, क्योंकि दूसरा कोई स्वीकार करता नहीं, तो दोनों तरफ से गई। तो ऐसे सिचुएशन में जो विवाह हो चुका है उसको कम से कम मान्यता देकर उसे जीने का अधिकार मिल जाए। इसीलिए उसका यहाँ पर जो नजरिया माना गया है कौटिल्य का, वो व्यवहारिक माना गया है। तो अब तुमको धर्मशास्त्र के लेखक और अर्थशास्त्र के लेखक के दृष्टिकोण का अंतर पता चल गया ना। जब 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, तो बहुत सारे लड़के इसको, जो क्वेश्चन तो इस तरह का कॉन्सेप्चुअल जब पूछता है, तो जिसको अपनी समझ नहीं हो, तो सिविल सेवा तो उसी के लिए है जिसके पास अपनी समझ है। जिसके पास अपनी समझ नहीं जो डेवलप कर सकता, वो सिविल सेवा की तैयारी करता रहे, लेकिन ख्वाब छोड़ के तैयारी करता रहे। और अब तो स्टेट सर्विसेज भी इसी तरह से लेते चले आ रहे हैं धीरे धीरे, कि बिना समझ के तुम उसको कर ही नहीं सकते। इसलिए मेरा जो बल होता है, जैसे पहले टाइम में तुम इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, लेकिन जब तक एनालिसिस पर नहीं पहुंचोगे तब तक कैसे होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम में जो देता हूं दोनों को, इसलिए कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एनालिसिस दोनों साथ साथ तुम्हारा चलता रहेगा, तभी तुम्हारी तैयारी हो पाएगी, है ना। बंद कर रहे हो कि खोल रहे हो? देखो, इस बार मैंने क्वेश्चन का आंसर करके दिया है। पेज संख्या 172 पर आओ। जैसे यहां पर आपका प्रश्न है 172 में
नंबर पेज पर कि धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र परंपरा में स्त्रियों के लिए सामाजिक नियम वर्णाश्रम प्रथा के आधार पर बने थे, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। समझ हो कि नहीं? धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र परंपरा में स्त्रियों के लिए सामाजिक नियम वर्णाश्रम प्रथा के आधार पर बने थे, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ओके, अब इसको देखो हमने कैसे लिया है। प्राचीन काल के सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था थी, अतः इस काल के प्रमुख चिंतकों के द्वारा वर्णाश्रम व्यवस्था के सफल संचालन के लिए ब्राह्मणवादी विशेषाधिकारों एवं महिलाओं को पुरुषों के अधीन करने पर बल दिया गया। धर्मशास्त्र इसका ज्वलंत उदाहरण है। यद्यपि कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी ब्राह्मणों के विशेषाधिकार एवं पुरुषों की श्रेष्ठता पर बल देता है, किंतु चूंकि उसकी दृष्टि एक विशेष प्रकार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के से प्रेरित है, इसलिए महिलाओं के प्रति उसकी दृष्टि धर्मशास्त्र की तुलना में नरम रही है। धर्मशास्त्र के लेखक ने महिलाओं के अधिकारों पर चोट की तथा उन्हें पुरुषों के अधीन कर दिया। गौतम, बौधायन, वशिष्ठ, आपस्तम्भ जैसे लेखकों ने वैदिक कालीन चिंतकों की तुलना में कठोर दृष्टिकोण अपनाया है। धर्मसूत्र में विधवा पुनर्विवाह को भी हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। उन्हें संपत्ति के अधिकार से भी वंचित रखा गया है। बौधायन लिखता है कि पुत्री को तभी संपत्ति मिले जब कोई सपिंड न हो, अपने परिवार के साथ अपने पड़ोसियों में कोई उत्तराधिकारी न हो। मतलब अगर 7 पुरुष तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तभी जाकर लड़की को संपत्ति मिलेगी। उसी प्रकार इस काल में दहेज प्रथा का भी प्रचलन आरंभ हो गया था। वहीं दूसरी तरफ कौटिल्य विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देता है। कुछ विशिष्ट स्थिति में महिलाओं को भी तलाक का अधिकार देता है। गणिकाओं के प्रति भी उसका दृष्टि नरम है। उन्हें वह रूपा जीवा कहता है। रूपा जीवा वो गणिकाओं को कहता है वो कौटिल्य। राज्य को आमदनी प्राप्त होती थी, परंतु कौटिल्य का प्राथमिकता धर्मशास्त्र के लेखकों से अलग है। वो राज्य को एक ठोस आर्थिक आधार तथा सरकार को विशेष शक्ति प्रदान करना चाहता है। यह धर्मशास्त्र के लेखक के विपरीत सामाजिक मुद्दों पर उसकी दृष्टि थोड़ी लचीली है। इस प्रकार अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। कितना क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लैरिटी है? ये 2013 का, तो जहां पर क्वेश्चन लिखा गया है वहां पर ब्रैकेट में दे देना 2013। ये 2013 का क्वेश्चन है। ओके, तो देखो बच्चों, अब हम लोग आएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, अशोक के धम्म पर। अब जो धम्म नीति अशोक का देखते हो उस पर कायदे के हिसाब से आएंगे। तो 5 मिनट का तुम लोग को ब्रेक देता हूं, बस 5 मिनट ब्रेक के बाद फिर हम लोग अशोक के धम्म की तरफ चर्चा करेंगे। अशोक के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पता नहीं बुकलेट में पढ़ा है कि नहीं। बुकलेट में बहुत ज्यादा बातें अशोक के बारे में आपको मिलेगा जो मैंने आपको दिया है। कुछ चीज़ों तो आपको बुकलेट से लेना भी पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो वो मैं आपको बता दूंगा क्या आपको बुकलेट से लेना है। अब जैसा कि बच्चों मैंने बताया, तुम अगर अकेला अशोक को पढ़ो तो शायद उसके साथ जस्टिस नहीं होगा, या अगर आप अकेला धम्म नीति को पढ़ते हैं तो अभी उसके साथ जस्टिस नहीं होगा। हर चीज को एक थोड़ा सा पीछे के परिप्रेक्ष्य से देखते हुए चलना पड़ेगा। क्वेश्चन का पैटर्न भी ऐसा होता है, जब तक पीछे का परिप्रेक्ष्य नहीं देखोगे तो किसी खास टॉपिक में क्वेश्चन करना मुश्किल होगा। जैसे धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र में देखा ना, कम से कम 2 से तो लिया हुआ। धर्मशास्त्र में तुम आगे भी जा सकते थे, मनु संहिता में भी जा सकते थे कि धर्मशास्त्र है ना, तुमको यहाँ से ही काम चल गया, हमने करवा दिया। लेकिन तुम अगर चाहते तो मनु संहिता में भी जा सकते थे। दूसरी बात है, अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया है तुमको, जिसमें अर्थशास्त्र की कुछ बातें लिखी ना, और कुछ बातें कौटिल्य पर मैंने यहाँ पर कॉपी में जो अभी तुमको लिखवाया है, जो उसमें नहीं होगा तो तुम लोग दोनों को मिला के पढ़ लिया करना। इधर जो कम लगे वो इधर से निकाल के उधर रख दिया करना, समझ ना। इतना तो कर ही लोगे ना कम से कम, वो भी दिखाने के लिए हमको घर आना पड़ेगा तुम्हें। खोज लोगे या आके बताना पड़ेगा कि देखिए इसको यहाँ से मिला के लिख लीजिए, बताइए आना पड़ेगा क्या? खुद कर लोगे तो उसको जो जैसे एक मतलब जो क्वेश्चन वहां डील किया गया है कॉपी में भी डील किया गया है, तो होता है क्या कि अब देखो, अब तो एक तो मूड की बात होती है, उस समय कर रहा होता हूँ, उसमें दूसरा मूड, इसमें दूसरा मूड, मानवीय में तो कुछ फिक्स चीज होती नहीं है।
दूसरी बात होती है कि अध्ययन तो मेरा भी चलता रहता है, तो कहीं से कोई सपोर्ट मिल गया, कहीं से कोई सपोर्ट मिल गया, तो अब पिछले बार की ये चीज़ होती है तो दूसरे साल इलाज हो जाती है, उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए तुम देखोगे कि नॉर्मली हर साल मेरी कॉपी चेंज हो जाती है कुछ कुछ। तो जो पीछे वाले बच्चे होते हैं पता लगाते रहते हैं अपने रूम पार्टनर से कि इस बार क्या लिखा है, जरा देखो मिला के देखते हैं ना, गौर करके देखते हो। तो इसलिए तुम लोग करना कि जैसे बुकलेट है ना, उस पर जो नई चीजें तुमको जो मिलेगी तो उसको फिर तुम कॉपी पर साइड में और उसी बुकलेट पर साइड में लिख लेना। जो क्वार्टरली कर साथ बताया कि जो महिलाओं की जो उपस्थिति है, क्योंकि अभी मैंने सुवीरा जायसवाल की बुक पढ़ी 1 महीना पहले, तो उसमें उसने धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र को जो डील किया है तो कुछ बातें वहां से लेके यहाँ डाल दी है। तो मतलब सुवीरा जायसवाल का बस इसी साल बुक आया था उस पर, तो एग्जैक्टली धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र पर ही लिखा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि जब ये मैंने धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र के लेखन पर जब मैंने लिखा था तो मैं किसी बुक के सपोर्ट से नहीं लिखा। 2013 में क्वेश्चन आया, बच्चे लेके आए, मैंने आंसर कर दिया उसको। और जब सुवीरा जायसवाल का पढ़ा तो उसी लाइन पर आंसर था। और जिस समय मैं 2013 में उनका आंसर करवा रहा था तो मेरे मन में थोड़ा भी वहम नहीं था कि ये गलत हो सकता है। जैसे एक कॉन्सेप्ट जो तुम्हारा निश्चित हो जाएगा तो तुमको आत्मविश्वास खुद आ जाएगा कि इसको कोई एग्जामिनर काट नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है ही नहीं जो एग्जामिनर काटेगा, बल्कि उल्टा वो खुश हो जाएगा। अभी जो मैं तुमको मेगास्नी वाला में जो लाइन लिखवाया है ना कि भाई मेगास्नी में एक उसके सब मेगास्नी को गाली ही देते हैं, मतलब यार ये अंधा की तरह आके सात जातियों में बांट दिया। मैंने वहां पर एक खासियत ही बताई कि उसकी दृष्टि थोड़ी सी यथार्थवादी है, क्योंकि बाहरी आदमी तो वर्ण को तो समझ नहीं पा रहा है, उसको जो पेशा दिख रहा है बता रहा है। तो थोड़ा सा उसकी प्रशंसा हो गई, वो जो परीक्षक को मिलेगा तो मुस्कुराएगा, वो कहेगा अरे ये देखो बात ही सोचा है कुछ, तो दैट इज गोइंग टू बी आई कैचिंग। तो तुम कहोगे मैं भी एक काम करूंगा, नहीं अभी तुम ये काम नहीं करोगे, तुम अभी नौसिखुआ हो। तुम जब ये काम करने लगो तो ऐसा उठपटांग कुछ लिख जाओगे कि परीक्षक शॉक्ड हो जाएगा। वो थोड़ा जब तुमको एक्सपीरियंस होगा ना, थोड़ा अनुभव होगा, तब ये काम करना पड़ेगा। तो मेरे लिए बच्चों देखो, मानविकी का मतलब कभी ये नहीं होता है तुम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चीजें याद कर रहे हैं, यहां से पॉइंट उठा रहे हैं, यहां से मटेरियल ले रहे हैं, ये सब एक माध्यम होता है। जब तुम्हारा दिमाग फंक्शन करने लगता है और जब तुम लिखने लगते हो सोचकर, तो वो तैयारी होती है। ये हर जगह प्रॉब्लम है कि लोग सोच के लिखे, इसके लिए जो पर्याप्त तुम्हारे पास समझ चाहिए, वो समझ डेवलप करवाना चैलेंज होता है। तो अब हम आते हैं अशोक पर, तो हम नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा। सांस्कृतिक हेडिंग दे दीजिए, क्योंकि अभी तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लिखा था, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक स्थिति। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिए अशोक। अशोक मैंने वन बाय वन में इशू को उठाता हूं, तुम लोग खुद तुमको याद हो जाएगा। लिखो अशोक। अब अशोक तुमने हेडिंग दिया, अशोक सेंटर में रहता तो ठीक रहता, खैर तुमने उसको साइड में दे दिया। खैर चले दो, जैसे इसने सेंटर में दिया है, ठीक है। क्योंकि अशोक पर जो भी बात होगी अशोक पर, कला से पहले सारी बात अशोक पर ही होगी, कहीं धर्म नीति की होगी, कहीं विदेश नीति की होगी, है ना, कहीं इस पर होगी, तो सेंटर में अशोक ही रहेगा। इसलिए सेंटर में उसका टाइटल होता तो अच्छा रहता, बाकी टाइटल साइड में चलेगा। जैसे साइड में एक टाइटल हम दिखाना चाहेंगे तुमको, एक शासक के रूप में उसकी विलक्षणता, पहला मैं यही ले रहा हूं, है ना। तो अशोक लिखा, सेंटर में डाल दो। तुम ही क्या करोगे, कलम उठाओ, काटो उसको, सेंटर में ही डाल दो। क्या बेहतर होगा, सेंटर में ही डल जाए, कंजूसी करने से क्या फायदा है जब हो गया तो सेंटर में अशोक लिखो। और नीचे तब साइड में पहला एस्पेक्ट बनाओ, एक शासक के रूप में विलक्षणता, एक शासक के रूप में विलक्षणता, एक शासक के रूप में विलक्षणता। अब डैश दे दो, डैश दे के पॉइंट फर्स्ट लिखो। लिखिए डैश देकर,
अशोक अशोक से पूर्व ही अशोक से पूर्व 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 भी कई महत्वपूर्ण शासक आ चुके थे। कई महत्वपूर्ण शासक आ चुके थे, यथा बिंबिसार, अजातशत्रु, ध्यान है ना, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग एवं महापद्मनंद, शिशुनाग एवं महापद्मनंद, शिशुनाग महापद्मनंद आदि कर दो, महापद्मनंद आदि। सॉरी, तो आदि काटोगे तो सब मगध का शासक होगा। एक चाहता हूं कोसव से ले लूं प्रसेनजीत को, और एक चाहता हूं अवंती से ले लूं चंड प्रद्योत महासेन को, है ना। इसलिए थोड़ा आदि काट के इन दोनों का नाम देके तब आदि देना, है ना। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत याद है, प्रसेनजीत, चंड प्रद्योत महासेन, ये कौन था? चंड प्रद्योत महासेन। और बहुत बात इस चंड प्रद्योत में घूम रहे पड़ोसी की तरफ, कोई प्रद्योत लिखा दो हमें, कैसे होता है। चंड प्रद्योत महासेन कहां का शासक था? इसको कोई बीमारी हो गई थी, याद है? इसको कोई बीमारी हो गई थी, जॉन्डिस, राइट बोल रहे हो। और मतलब एक बार इंग्लिश में मतलब लिखा होता है कि चंड प्रद्योत महासेन वाज अटैक्ड बाय जॉन्डिस, देन मगधन किंग बिंबिसारा सेंट हिज रॉयल फिजिशियन टू गिव हिम ट्रीटमेंट। तो एक बच्चा ने हमसे पूछा कि सर ये जॉन्डिस कौन सा शासक था जो उसने उस पर अटैक कर दिया था? होता ही है। तो मतलब चंड प्रद्योत महासेन आदि, हाँ लिखिए, हाँ हाँ हाँ। परंतु यह हाँ हाँ हाँ, परंतु यह काल एक्चुअली देखो अंग्रेजी में एक लाइन है, इनफैक्ट मैं चाहता हूं क्या बताना, पहले मैं तुमको बता दूं फिर मैं तुमको लिखवा दूंगा। एक्चुअली इधर पिछले साल आई है एक बुक नैनज्योति लाहिड़ी की, नाम है हेडिंग अशोका। तो ये जो अशोका है, नैनज्योति लाहिड़ी बड़ा ही रिप्यूटेड हिस्टोरियन है। अभी आजकल क्या हुआ है मैं बताता हूं। एक हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी खुला है, अशोका यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा। मतलब इंडिया में ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के प्रॉब्लम को यूनिवर्सिटी ने सॉल्व कर दिया। उसमें उसपे स्पॉन्सर भी जाते हैं पढ़ाने, और इंडिया का टॉप जितने टीचर्स सबको खींच के अपने यहां ले आया हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, जेएनयू वाले, मतलब किसी को छोड़ा ही नहीं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रुद्रांशु मुखर्जी, ये सब जितनी भी मतलब हिस्ट्री डिपार्टमेंट जैसा स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट तो उसका कोई नहीं है। और बाकी सारा डिपार्टमेंट भी जो बनाया है, ये आपको ये जो बहुत महत्वपूर्ण इंटेलेक्चुअल हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखते हैं, क्या उसका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, मैं याद आ जाएगा। ये सब उसी यूनिवर्सिटी में भरे पड़े। कौन? नहीं, यशवंत सिन्हा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, उनका बेटा खोला है, जयंत सिन्हा। और मतलब मैं तो क्या बताऊं, अब अगर
आगे कोई हमको रिकमेंडेशन बच्चा कहे, अगर इसको ह्यूमैनिटी लेना है, छात्र वहाँ पर भी है, तुम्हारे भी रिलेशन वगैरह में कोई और कोई अगर मानविकी में बच्चा करना चाहता है, ब्रिलियंट बच्चा हो, तो दिल्ली ना जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी ना जाए, वो अशोका यूनिवर्सिटी चला जाए। वो जो प्रोडक्ट तैयार होगा फॉरेन कंट्री के मॉडल पर खोला है। इंडिया में बेहद कमी थी मानविकी में रिसर्च की, उस कमी को पूरा कर दिया है। मुझे तो अफसोस है कि मैं दोबारा पैदा क्यों ना हो रहा। क्या अब डिस्ट्रिक्ट याद नहीं है, हमको पता नहीं है। तुम केवल जाके अशोका यूनिवर्सिटी इतना फेमस है अभी इंडिया में, पूरे साउथ एशिया का टॉप यूनिवर्सिटी अभी हो गया है। तुम केवल उस पर जाओ ना, यूट्यूब पर उसको डालो, नेट पर डालो, तुमको सारा उसका इतिहास भूगोल पता चल जाए। अब तो नेट का जमाना है, अब क्या है दिक्कत? वो तो वहां तक का जोग्राफिकल लोकेशन तुमको बता देगा, डिस्ट्रिक्ट क्या जगह भी बता देगा एग्जैक्ट। तो वो जो वो है वो उसमें नैन ज्योति लाहिड़ी भी ड्यू में थी, उनको ले गया, अब वहीं पर वो है यूनिवर्सिटी में। तो नैन ज्योति लाहिड़ी ने एक बुक लिखी अशोका, क्योंकि अशोका उन्होंने ज्वाइन किया, अशोका यूनिवर्सिटी से नाम है, तो मुझे लगता है कि वही उनको दिमाग में आइडिया, उन्होंने लिखा अशोका। तो उसमें इन्होंने जो मैं भी अभी जो अब तुमको कहना चाह रहा हूँ, दो चीज उनसे मैंने लिया है जो तुमको मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। एक मैंने लिया है कि नैन ज्योति लाहिड़ी कहती हैं, मैंने अंग्रेजी में बोलती है ना, तो थोड़ा सा उसका हिंदी अनुवाद में कई बार दिक्कत हो जाती है। तो वो लिखती है कि देयर वॉज एन एरा ऑफ फेसलेस किंग, फेसलेस मुख विहीन किंग। हम जानते हैं बिंबिसार। अब कौन था बिंबिसार, क्या था? साहित्य से जब जाना गया तब जाना गया, 15वीं सदी में जाना होगा, 2000 ईस्वी में जाना गया होगा, जो भी मतलब बिंबिसार जाना गया होगा। तुम देखते हो 15वीं सदी, ये 18वीं सदी में, 19वीं सदी में वगैरह। और इट वॉज ए फेसलेस किंग। कौन बिंबिसार है, कौन अजात शत्रु है, साहित्य के माध्यम से हम बहुत बाद में जाने। बट अशोका appeared from the faceless king as a king who made a direct address to the people, जो अभिलेखों के माध्यम से सीधा जनता से आगे जुड़ गया, अपनी प्रजा से। कोई भी किंग प्रजा से अपने अभिलेखों के माध्यम से नहीं जुड़ा था। और उस काल में जब प्रिंट मीडिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं थी, तो उसने अभिलेखों के माध्यम से लोगों को संबोधित करने का साधन बनाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि अपने अभिलेखों के माध्यम से उन मुख विहीन, अब हिंदी में फेसलेस का क्या कहूं मैं, तो इसका अनुवाद उचित मुख विहीन तो नहीं चलेगा। मतलब ऐसे युग में कि जब बिना किसी, जब शासकों को कोई पहचान नहीं थी, अशोक ने शासकों को एक पहचान दिलाई और खुलकर अपनी प्रजा के सामने उभर कर आया और प्रजा के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। ये मार्केबल चीज हो सकती है। दूसरी बात है कि दुनिया में तुम देखोगे तो अशोक से 250 वर्ष पहले ईरान का शासक है डेरियस, वो भी इसी तरह के अभिलेख बनाए और अभिलेखों के माध्यम से अपनी नीति की घोषणा की थी। परंतु डेरियस और अशोक में अंतर यह है कि डेरियस ने अपने युद्ध की सफलता और साम्राज्यवादी सफलता का सिंहनाद किया है अभिलेखों के माध्यम से। अशोक ने अपनी भद्रता को दर्शाया है, वो युद्ध नीति छोड़कर शांति और सद्भाव की घोषणा के लिए अभिलेखों का उपयोग किया है। उसने अपने आप को एक भद्र शासक के रूप में प्रस्तुत किया है, आक्रामक शासक के रूप में नहीं। ये दो चीजें नैन ज्योति लाहिड़ी ने हाईलाइट की। मतलब उनका एक्चुअली नैन ज्योति लाहिड़ी, उपिंदर सिंह, सब कुछ ऐसी हिस्टोरियंस रही हैं जो मानकर चलती हैं कि अब तक किसी भी काल का अध्ययन साहित्यिक स्रोत के आधार पर विशेष रूप से हुआ है। हमें साहित्यिक स्रोत की जगह अभिलेख को ज्यादा महत्व देना, पुरातत्व को ज्यादा महत्व देना चाहिए। उन्होंने अशोक का अध्ययन फिर पुरातत्व के आधार पर करने का प्रयास किया। और पुरातत्व के आधार पर जो अशोक की तस्वीर बनती है ना, वो बौद्ध साहित्य से बिल्कुल पृथक बनती है। बौद्ध साहित्य जो अशोक की तस्वीर खींचता है वो तस्वीर अलग है, और जो पुरातत्व उसकी तस्वीर खींचता है वो तस्वीर अलग है। तो क्या लिखा? परंतु यह काल भारतीय इतिहास का वह काल है, भारतीय इतिहास का वह काल था जब शासक की कोई पहचान नहीं थी, शासक की कोई पहचान नहीं थी, शासक की कोई अपनी पहचान नहीं थी और प्रजा से उनकी काफी दूरी थी। तो उनकी काफी दूरी थी।
वहीं अशोक इन पहचान विहीन शासकों वहीं अशोक इन पहचान विहीन शासकों वहीं अशोक इन पहचान विहीन शासकों की कतार से बाहर निकलकर या पहचान विहीन शासकों के समूह से बाहर निकलकर उस पहचान विहीन शासक के समूह से बाहर निकलकर अपनी पृथक पहचान बनाने का प्रयास किया अपनी पृथक पहचान बनाने का प्रयास किया अपनी पृथक पहचान बनाने का प्रयास किया तथा अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का प्रयास किया पॉइंट नंबर 2 लिखिए कि अशोक प्रथम ऐसा शासक था जिसने प्रजा के कल्याण के लिए राज्य का दायित्व स्वीकार किया प्रजा के कल्याण के लिए राज्य का दायित्व स्वीकार किया प्रजा के कल्याण के लिए राज्य का दायित्व स्वीकार किया तथा राजा को अपनी प्रजा के प्रति ऋणी माना तथा राजा को, ये हाईलाइट किया उपिंदर सिंह ने, राजा को अपनी प्रजा के प्रति ऋणी माना। इस लाइन को हाईलाइट करें, राजा को अपनी प्रजा के प्रति ऋणी माना। समझा इस बात को कि नहीं? इससे पहले किसी शासक ने स्वीकार नहीं किया था कि हमारा ऋण है प्रजा के लिए। राजा करते थे जो कर रहा हूं आपके लिए, आपका एहसान कर रहा हूं आपके ऊपर, हमारा क्या काम है, आप ये हमारी प्रजा बस चलता है कि आपके लिए कर रहा हूं। अशोक ने कहा कि नहीं, मैं ऋणी हूं, मुझे करना चाहिए, मेरा ऋण है, मुझे करने की जरूरत है। तो ये उसने स्वीकार किया। पॉइंट नंबर 3 लिखो। लिखिए उसने नहीं, ऐसा कर दो। हाँ, वह भारत का प्रथम ऐसा शासक था, वह भारत का प्रथम ऐसा शासक था जिसे इतनी व्यापक पहचान मिली, इतनी व्यापक पहचान मिली, वह केवल भारत के अंदर ही नहीं, भारत से बाहर भी जाना गया। वह केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जाना गया। अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी जाना गया।
अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? इस बात को समझा कि नहीं? भारत से बाहर कहां जाना गया पता है कि नहीं? भारत के अलावा किसी और देश का शासक भी अपने आप को मौर्य शासकों के अलावा किसी अन्य क्षेत्र का शासक भी अपने आप को देवानाम पियदसी कहता था, देवानाम पियदसी। तो आप में से कोई बता सकता है कि भारत से बाहर कहां के शासक अपने आप को देवानाम पियदसी कहता था अशोक के मॉडल पर? श्रीलंका का शासक अपने आप को अशोक के ही मॉडल पर अपने आप को देवानाम पियदसी कहता था, श्रीलंका का शासक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा। उसने राज्य शासन के आधार का व्यापक विस्तार किया। उसने राज्य शासन के आधार का व्यापक विस्तार किया। व्यापक विस्तार किया। अब तक राजा का काम प्रचलित सामाजिक नियमों को लागू कराना था। अब तक राजा का काम प्रचलित सामाजिक नियमों को लागू कराना था। परंतु अशोक ने नए सामाजिक नियम भी चलाए। अशोक ने नए सामाजिक नियम भी स्थापित किए। नेक्स्ट पॉइंट। उसने घरेलू एवं विदेश नीति दोनों में वैकल्पिक नीति को अपनाने का प्रयास किया। घरेलू नीति में विकल्प था। कम से कम दंड शक्ति। का प्रयोग करते हुए रणनीति में विकल्प था। कम से कम दंड शक्ति का प्रयोग करते हुए शासन का संचालन वही विदेश नीति का बल युद्ध नीति के बदले विदेश नीति का बल युद्ध नीति के बदले शांति की नीति पर रहा था। बस ये हो गया एक शासक के रूप में उसकी विलक्षणता। अब नीचे ब्रेक देकर हेडिंग देकर लिखो। हेडिंग देखो, छोटा सा हेडिंग दो। हाँ लिखो। हाँ कि अशोक के आगमन के समय भारत में
धार्मिक पंथों की स्थिति, धार्मिक पंथों की स्थिति, धार्मिक पंथों की स्थिति। पूरा साक्षी साक्ष्य है, साक्षी मिलता है आगे तो उसकी धम्म नीति और विदेश नीति में तो पूरा का पूरा वही बताएंगे आप। पूरा अगर मैं जैसे तुम अगर मेरा बुकलेट पर देखो, इसमें उसकी विदेश नीति पर तो हम विस्तार से आएंगे ही, घरेलू नीति पर भी आगे चर्चा चलेगी ही, और तो जब तुम आओगे आगे तो आगे केवल इन्हीं चीजों पर चर्चा होगी। अभी तो केवल मैंने उसकी विलक्षणता की छोटी सी बात की है, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा होगी, इन सब पर अलग अलग चर्चा होगी। और तुमको ये क्यों नहीं दिखाया, लगता है बुकलेट नहीं पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो दंड में तुम देख रहे हो कि उसने मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिनों की मोहलत दी थी। उसके बाद उसने जो धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी, उसने जो धम्म नीति जो चलाया है, उसकी धम्म नीति क्या है? लोगों को एक अनुशासित जीवन की शिक्षा देना। तो लोगों को अनुशासित जीवन की शिक्षा में मैंने लोगों को एजुकेशन के द्वारा, हाँ कवर्जन के द्वारा नहीं, मतलब लोगों को पीड़ित करके नहीं, बल्कि शिक्षा देकर तब हम लोगों को सुधारें, यही मोटिव था ना धर्म के नियमों का। तो आंतरिक रूप में ये थी, और बाह्य रूप में तो अशोक का 13वां शिलालेख देख ही रहे हो। उसके बाद पूछ रहे हो कोई सबूत है? पूरा सबूत ही सबूत है, इसका प्रमाण ही प्रमाण है। नहीं, अब तुम अपना लिंक करो ना, लिंक करने के तुम स्वतंत्र हो। मतलब हमने तुमको जैसे एविडेंस के रूप में तो तुमको मैंने आंतरिक नीति का बता ही दिया, और विदेश नीति में जो उनका जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख में जो अपने पड़ोसियों के साथ जो वो करता है, और राजदूत के बदले धम्मदूत का आदान प्रदान करता है। तो एक काम करो ना, तुम इस बुकलेट को आज पढ़ो, तुमने पढ़ा नहीं, फिर एक बार पढ़ो ना ठीक से। आज पूरा भरा पड़ा है इसमें। ये बुकलेट पढ़ के लोग PhD कर ले, और तुम कह रहे हो कि हम पढ़ेंगे। मतलब सारा एस्पेक्ट मैंने इतना डिटेल्स में दिया हुआ है उसके धम्म नीति से लेके ये तक। और ऐसा नहीं केवल हम बुकलेट में कर, इसको अब तुमको सिस्टमेटाइज कर रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन में काम आएगा। लास्ट में हम जब धम्म नीति पर क्वेश्चन देंगे तुम्हारी समझ में आएगा। और तुम जो अभी पूछ रहे हो तो हम जो टाल रहे हैं, इसका मतलब मेरा टालने का आगे केवल यही सब चर्चा ज्यादा होगी। अभी तो मैंने जो शुरुआत की है तुमको, समझ रहे हो ना, जैसे विदेश नीति की अलग चर्चा होगी, 13वां शिलालेख की चर्चा होगी, तो शांति की घोषणा की चर्चा होगी, युद्ध घोष के बदले शांति घोष की चर्चा होगी, घरेलू नीति की चर्चा होगी। तो आगे ये सब का विस्तार से चर्चा होने जा रही है। तुमने पहले स्टेप पर ही मुझे रोक दिया हुआ, इसलिए मैं तुमसे केवल परमिशन मांग रहा हूँ आगे बढ़ने का, है ना। क्या लिखा हुआ आपने? अब देखो बच्चों, अब यहां से लिंक करना शुरू कर दो। अशोक के आगमन के समय धार्मिक पंथों की उपस्थिति देखने के लिए तुमको बुद्धकालीन धर्म पर दृष्टिकोण देना पड़ेगा। क्या स्थिति है? प्रसार तो हमेशा होता रहता है यहाँ पर। मतलब बुद्धकालीन जो धर्म तुम देख रहे हो, उसकी विशेषता आपको क्या नजर आ रही है? मतलब धार्मिक पंथ ज्यादा है या कम है? तो बताओगे कि जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ कितने कितने धार्मिक पंथों का जिक्र करते हैं? कौन कौन बताएगा? बौद्ध ग्रंथ में कितने धार्मिक पंथों का जिक्र किया गया है, और जैन ग्रंथ में कितने धार्मिक पंथों का जिक्र किया गया है? बौद्ध में कितने? 362 की क्यों 62? 363। हाँ 363। तो आपको उसमें जो दिखता है, इसका मतलब उसमें धार्मिक पंथों की बहुलता है, बहुत सारे धार्मिक पंथ है कि नहीं? तो जब धार्मिक पंथों की बहुलता है, तो जब एक शासक जब आ रहा है जो साम्राज्य चला रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं आपस में इनके बीच मतभेद होता रहेगा। उसमें तो धर्म पर लोगों का बल ज्यादा था, तो धार्मिक विविधता कहीं ऐसा ना हो कि धार्मिक विविधता लोगों में तनाव लाए, आपस में मतभेद बढ़े। तो उन मतभेद को कम करने के लिए विविधता में एकता तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है क्या? तो कहीं ना कहीं धार्मिक जो विविधता है वो विविधता तो है, और अशोक के धर्म को तुम विविधता के एम्बिट से देखोगे। दूसरी बात यह है कि उस काल में धार्मिक पंथ तो अनेक है, लेकिन उसमें सबसे प्रभावी धर्म बौद्ध धर्म है। तो प्रभावी धर्म बौद्ध धर्म है, तो उसमें जाहिर है कि अशोक उस धर्म को महत्व देगा। अशोक उसको ज्यादा महत्व देगा कि कोई भी शासक है उस धर्म को तो जरूर महत्व देगा जिसमें बहुसंख्यक प्रजा जिस धर्म की तरफ झुकी हुई है।
तो इसलिए वो भी धर्म का उपयोग करेगा। तो यहां पर ये भी महत्वपूर्ण चीज है। क्या नहीं समझ में? कम्युनल मतलब तुम इसमें संप्रदायवाद का तत्व ढूंढ रहे हो और मैं सोच रहा हूं इसका उल्टा इसको सिद्ध करूं, है ना। कम्युनलिज्म किसको कहते हैं? कम्युनलिज्म समझते हो? नहीं समझते हो। बिना सोचे समझे कहीं इस्तेमाल मत करो, इस्तेमाल करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कम्युनलिज्म जो अवधारणा है वो आधुनिक काल की देन है। हमारी परंपरा में कम्युनलिज्म कहाँ था? कम्युनलिज्म का मतलब होता है, समझ लो, कम्युनलिज्म में धर्म नहीं होता है। कम्युनलिज्म के पीछे राजनीति होती है और समाज होता है। कम्युनलिज्म ये होता है जो मानकर चलता है खास धार्मिक संप्रदाय के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हित समान होते हैं और दूसरे धार्मिक संप्रदाय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हित के विपरीत होते हैं। तो जो कम्युनलिज्म है वो समाज में विभेद और विभाजन लाता है और अशोक तो उल्टा कर रहा है, समाज के विभाजन में एकता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर तो कम्युनलिज्म खोजोगे या कम्युनलिज्म को डिनाई करोगे, मतलब उसको उसका तो एक बढ़िया विकल्प है। तो यहाँ पर कम्युनलिज्म कैसे कहोगे? कम्युनलिज्म तो समझना पड़ेगा। जहाँ तहाँ जो सो चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गड़बड़ हो जाएगा फिर, समझ रहे हो ना। आगे बढ़िए। तो धर्म की स्थिति हेडिंग दिया हुआ है, हाँ लिखिए। हाँ 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 कि जैसा कि हाँ हाँ बौद्ध और जैन ग्रंथों से ही हमें ज्ञात होता है, बौद्ध और जैन ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि इस काल में धार्मिक पंथों की बहुलता थी। इस काल में धार्मिक पंथों की बहुलता थी। इस काल में धार्मिक पंथों की बहुलता थी। अशोक के अभिलेखों में भी ब्राह्मण श्रमण म लिखना, श्रमण, श्रमण, ब्राह्मण श्रमण, आजीवक एवं अन्य समूह की चर्चा मिलती है, अन्य समूह की चर्चा मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी विभिन्न धार्मिक पंथों का जिक्र मिला है। धार्मिक पंथों का जिक्र मिला है। फिर यह भी गौर करने की जरूरत है कि वैसे तो अनेक धार्मिक पंथ प्रचलित रहे थे, परंतु बौद्ध धर्म सबसे अधिक लोकप्रिय था। परंतु बौद्ध पंथ सबसे अधिक लोकप्रिय था। अतः अशोक की धम्म नीति का अध्ययन करते हुए धम्म नीति का अध्ययन करते हुए
अध्ययन करते हुए इस तथ्य को भी ध्यान रखना आवश्यक है, इस तथ्य को भी ध्यान रखना आवश्यक है, इस तथ्य को भी ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चों, हमने आपको ये सूचना दी कि जब अशोक की धम्म नीति का अध्ययन करोगे तो अध्ययन करते हुए इस तथ्य को भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अशोक में क्या था। आप नीचे पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए, लिखिए कि अशोक, हेडिंग दीजिएगा, कि अशोक का धम्म, हेडिंग, साइड हेडिंग, अशोक का धम्म डैश देकर लिखिए, अशोक के धम्म का अध्ययन करते हुए, अशोक के धम्म का अध्ययन करते हुए, अध्ययन करते हुए कि अशोक के दो पृथक पहचानों को समझना आवश्यक है। अशोक के दो पृथक पहचानों को समझना आवश्यक है। अशोक के दो पृथक पहचानों को समझना आवश्यक है। दो पृथक पहचानों को समझना आवश्यक है। यथा 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 पूर्ण विराम दे दियो, तब यथा दोगे तो गलत हो जाता है। तुम लोग पूर्ण विराम नहीं समझते हो, कहाँ देना चाहिए कहाँ नहीं, जहां मन होता है पूर्ण विराम डाल देते हो सीधे। जहां यथा उदाहरण देंगे तो उदाहरण हम उसी से देंगे ना, तो यथा जब देंगे तो पूर्ण विराम नहीं डलेगा वहां। तुम लोग जो कहो आंसर में देखता हूं तो मेरा मन खट्टा हो जाता है, पूर्ण विराम और इधर, पूर्ण विराम जिसका इधर, संज्ञा पूर्ण विराम के इधर, सर्वनाम मतलब सर्वनाम पूर्ण विराम के उधर। तो मतलब हमको जैसे तुम लोग का अधिकतर जो आंसर चेक करते हैं तो हम सबसे ज्यादा ऑफसेट तुम्हारा पूर्ण विराम को देख के देते हैं। मतलब अधिकतर तुम लोग इतना पूर्ण विराम डालते हो, मुझे पूरी लाइफ में पूर्ण विराम डाल के छोड़े हुए। पूर्ण विराम डलता है, उसका एक कुछ नियम होते हैं। तुम लोग ने अपने जीवन में वर्तनी कभी पढ़ा ही नहीं, मुझे लगता है व्याकरण पढ़ा ही नहीं अपने जीवन में, व्याकरण के नियम तुम लोग जानते ही नहीं। मतलब जैसे कई चीज लिखते हो। अब जैसे मैं तुमको उदाहरण बताता हूं कि तुम्हारा अब अगर तुम कोई सेंटेंस लिखे तो बच्चे लिख देंगे मैंने पुस्तक खरीदा, या अब उनको ये पता नहीं है कि जब कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग लगता है तो जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार हो जाती है। तो अब कर्म यहां पर पुस्तक है तो वो स्त्रीलिंग है, तो अब क्रिया होगी उसी के अनुसार होगी। पूरे राइटिंग में मैं कंटेंट क्या खाक देखो, मुझे इतनी भाषाई अशुद्धि मिलती है कि मैं अपसेट हो जाता हूं देखकर। मुझे लगता है कि ये भाषा ही सही नहीं है, तो इसमें अंक कितने मिलेंगे फिर। इसलिए ध्यान रहे, भाषा और वर्तनी पर विशेष रूप से गौर करो बच्चों। और जो मैं कह रहा हूं इसको गंभीरता से सुनो, इस सुधारा जा सकता है। मैंने खुद सुधारा था, मैं इंग्लिश माध्यम से था, फिर हिंदी लिया, फिर हिंदी में मैंने लिटरेचर में मैंने सुधारा। मुझे बड़ी परिश्रम करना पड़ा, लेकिन मैंने किया और आज हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। हिंदी मेरा ओरिजिनल नहीं था, मैं इंग्लिश लिटरेचर से था। तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि जब आदमी चाहे तो, हिंदी से तो सरल भाषा दुनिया में कोई है ही नहीं, इससे सरल भाषा कोई नहीं है। अंग्रेजी में तुम कोई शब्द आज भी जो हम प्रोनाउंसिएशन नहीं सुनते उस शब्द को हम नहीं प्रोनाउंस कर सकते हैं। क्या निकल जाता है प्रोनाउंसिएशन, लगता है कि कोई सामने वाला हंस न दे, कोई उल्टा प्रोनाउंसिएशन निकल जाए, क्योंकि प्रोनाउंस कुछ और होता है और वर्ड कुछ और मीनिंग ये होते हैं। तो हर प्रोनाउंसिएशन सुनना पड़ता है पहले, तब उसका यूज करना पड़ता है कहीं। लेकिन हिंदी में ये बात नहीं, हिंदी में जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वो बोला जाता है, बहुत सुविधा है। तो अब यहां पर पूर्ण विराम देकर यथा दिया मैंने तुमको, एक यहां पर उदाहरण दिखाना चाहूंगा। अब उदाहरण में क्या देना चाहूंगा कि अशोक एक व्यक्ति, देखो समझ लो मैं इसको कैसे लेके चल रहा हूं। अशोक एक व्यक्ति और अशोक एक शासक, नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति। नरेंद्र मोदी अपना पैंट पहन के व्यक्ति के रूप में शाखा में जाकर शामिल होंगे, खड़े होंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री के पद पर होंगे तो तुमको प्रधानमंत्री की तरफ से काम करना पड़ेगा। ये काम अगर मोदी आज करते हैं तो आश्चर्य की क्या बात है, अशोक तो बहुत पहले कर चुका था।
तो एक व्यक्ति के रूप में वो एक बौद्ध उपासक है, उसने खुद स्वीकार किया है अपने एक अभिलेख में कि वो 250 वर्षों से, मतलब 2.5 वर्षों से वह बौद्ध धर्म का अनुपालन कर रहा है। पिछले 1 वर्ष से वो ज्यादा गंभीर ढंग से कर रहा है। वह तुम देखोगे कि पाली ग्रंथ तो उसको बौद्ध उपासक के रूप में ही दिखाते हैं। फिर वो अपने जो निगाली सागर, जैसे उसके लघु शिलालेख से उसका व्यक्तिगत धर्म पर पता चलता है, जैसे भब्रू लघु शिलालेख है, उसमें वो कहता है कि त्रिरत्न में, यानी बुद्ध धर्म और संघ त्रिरत्न में उसने आस्था प्रकट की है। निगाली सागर जो उसका स्तंभ अभिलेख है, उसे पता चलता है अपने शासन के 14वें वर्ष से निगाली सागर, मैं आपको बता चुका हूँ, निगाली सागर की यात्रा की थी, वहां पर कनक मुनि के स्तूप के आकार को दुगुना करवाया था। पकड़ लोगे तुम लोग। और रुमिंदेई अभिलेख जो उसका है, रुमिंदेई स्तंभ अभिलेख, जब अपने शासन के 20वें वर्ष उसने रुमिंदेई की यात्रा की थी और वहां पर उसने बुद्ध के सम्मान में बलि की राशि माफ कर दी थी और भाग की राशि को कम करके कुल उत्पादन के 1/6 भाग से 1/8 भाग कर दिया था। इतना तो तुम्हारे पास ये सब हो ही जाएगा। एक संघ वेद अभिलेख भी उसका है, जिसमें उसने बौद्ध संघ को आदेश भेजा है कि भिक्षुकों को किस प्रकार के अनुशासन का पालन करना चाहिए। समझ लो ना। तो मतलब ये 3-4 एग्जाम्पल देखो, उससे ये लग जाएगा कि वो व्यक्तिगत तौर पर एक बौद्ध है। लेकिन तब आओगे अशोक एक शासक के रूप में। तो एक्चुअली पहले जब अशोक के केवल पाली ग्रंथों के आधार पर अशोक के व्यक्तित्व की तस्वीर खींची जाती थी, तो पाली ग्रंथों के आधार पर अशोक के जो व्यक्तित्व की तस्वीर खींची जाती थी, उसमें अशोक को यही बताया जाता था कि मुझे अशोक एक मतलब समर्पित बौद्ध है। लेकिन जब उसके अभिलेखों का अध्ययन हुआ तो फिर पाया गया उसके बड़े समूह के अभिलेखों से, जो बृहद शिलालेख है और स्तंभ अभिलेख है, 7 स्तंभ अभिलेख हैं, तो इन अभिलेखों के अध्ययन से ये पता चला कि अशोक एक शासक के रूप में अलग है। एक शासक के रूप में अलग होने का मतलब ये हुआ कि एक शासक के रूप में बौद्ध धर्म की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, वो अन्य पंथों से भी कुछ नई नई बातें लेता है। और अगर बौद्ध संघ का प्रभाव थोड़ा ज्यादा अधिक है, वो इसलिए है कि बौद्ध धर्म उस समय का एक प्रभावी धर्म था। बौद्ध धर्म उस समय का एक प्रभावी धर्म था। कोई भी संवेदनशील शासक उस धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। तो फिर उस बात दोगे कि अशोक के धर्म का मुख्य चीजें उसमें क्या है, तो उसमें सामाजिक और पारिवारिक जो क्या कहोगे आचरण पद्धति है, जो सामाजिक और पारिवारिक, एक उत्तम सामाजिक और पारिवारिक जीवन जीने की आचरण पद्धति उसमें वर्णित है। और उसमें वो आचरण पद्धति क्या है वो मैं तुमको लिखा दूंगा। फिर तुमको वहां पर ये बता दूंगा उसमें बौद्ध धर्म की कौन कौन सी बातें अनुपस्थित है, जो दर्शाती है कि उसका दृष्टिकोण व्यावहारिक है। एक बात और गौर करने की है, देखो जैसे जब ईसाई धर्म आया था, ईसाई पंथ, तो ईसाई पंथ के उद्भव के समय आपको पता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। किसने सूली पर चढ़ाया था पता है? रोमन साम्राज्य ने चढ़ाया था। जबकि ईसाई धर्म एक लोकप्रिय धर्म था। ईसाई धर्म के लोकप्रिय स्वरूप को समझने में रोमन साम्राज्य को 4-5 शताब्दियां लग गई। मैंने पहली सदी में यहाँ का कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार किया। लेकिन अशोक उसी समय समझ चुका था कि भाई बौद्ध धर्म है, वो लोकप्रिय धर्म है, इसकी अवहेलना करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उसने बौद्ध धर्म को कुछ ज्यादा तरजीह दे दी है। ये बात माननी पड़ेगी आपको। यहाँ पर भी अशोक की संवेदनशीलता दिखती है। तो क्या लिखा यथा, हाँ, अशोक एक व्यक्ति तथा अशोक एक शासक। अशोक एक व्यक्ति, एक व्यक्ति तथा अशोक एक शासक। ओके, पर आप चेंज कर दो। हम नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा, एक व्यक्ति के रूप में बौद्ध उपासक, छोटा सा लिंक, एक व्यक्ति के रूप में बौद्ध उपासक, एक व्यक्ति के रूप में बौद्ध उपासक। अब डैश देकर लिखिएगा कि हाँ, कि एक व्यक्ति के रूप में अशोक निश्चय ही, एक व्यक्ति के रूप में अशोक निश्चय ही एक समर्पित बौद्ध था
एक व्यक्ति के रूप में अशोक निश्चय ही एक समर्पित बौद्ध था। एक समर्पित बौद्ध था। अब डैश दो, और डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखो। पाली ग्रंथों में उसे एक समर्पित बौद्ध उपासक माना गया है। एक समर्पित बौद्ध उपासक माना गया है। समर्पित बौद्ध उपासक माना गया है। पॉइंट नंबर 2, अशोक ने स्वयं भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। अशोक ने स्वयं भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह पिछले 2.5 वर्षों से वह बौद्ध उपासक था। पिछले 2.5 वर्षों से वह बौद्ध उपासक है। ढाई वर्षों से वह बौद्ध उपासक है। पॉइंट नंबर 3, भब्रू अभिलेख से यह ज्ञात होता है। पॉइंट 3, भब्रू अभिलेख से यह ज्ञात होता है। भब्रू अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आस्था प्रकट की। भब्रू अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आस्था प्रकट की। त्रिरत्न में आस्था प्रकट की। पॉइंट 4, अब एक बात बताओ, निगाली सागर, रूमिंदई और संघवेद का उदाहरण देके छोड़ दूंगा, तुम लोग पकड़ लोगे? क्योंकि फिर पूरा लाइन लिखवाना पड़ेगा। तो क्या पीछे लिखवा चुका हूं ना, तो क्या काम चला लोगे? नेक्स्ट पॉइंट में दे देना, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट, रूमिंदई स्तंभ अभिलेख। रूमिंदई स्तंभ अभिलेख। रूमिंदई स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट वन, संघवेद अभिलेख। संघवेद अभिलेख। संघवेद अभिलेख पकड़ लोगे, इससे तुम्हारा हो जाएगा, है ना? अब नीचे पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए, अशोक एक शासक के रूप में। हाँ, अशोक एक शासक के रूप में। एक शासक के रूप में देकर लिखिएगा कि आरंभ में अशोक का अध्ययन, आरंभ में अशोक का अध्ययन, अशोक का अध्ययन बौद्ध ग्रंथों, आरंभ में अशोक का अध्ययन बौद्ध ग्रंथों, आरंभ में अशोक का अध्ययन बौद्ध ग्रंथों को आधार बनाकर किया गया था। बौद्ध ग्रंथों को आधार बनाकर किया गया था, इसलिए उसे एक समर्पित बौद्ध के रूप में देखा गया था। इसलिए उसे एक समर्पित बौद्ध के रूप में देखा गया था। परंतु उसके अभिलेखों, उसके अभिलेखों, विशेषकर बड़े समूह के अभिलेखों, बड़े समूहों के अभिलेखों, तुम लोग बड़े समूह के अभिलेखों का मतलब समझ गए? क्या क्या समझे? कौन कौन समझा बड़े समूह के अभिलेखों का मतलब? तुम लोग को अभिलेख तो मैं पहले ही समझा चुका हूं, तो बड़े समूह के अभिलेखों का क्या क्या मतलब समझा? 14
और उसके अलावा भी कुछ 7 स्तंभ अभिलेख। अरे 14 बृहद शिलालेख में ही ना वो अतिरिक्त अभिलेख आता है, जिसको तुम प्रथम अतिरिक्त अभिलेख कहते हो और द्वितीय अतिरिक्त अभिलेख, तो 14 बृहद शिलालेख का ही भाग है ना। मिला तो 9 स्थान से, जो 9 स्थान देखे वहीं से मिला है ना। धौली और जोगर उसको प्रथम अतिरिक्त का तुमने नाम दिया है। तो 14 बृहद शिलालेख और 7 स्तंभ अभिलेख है। उसको एक ही चीज को मैं पहले तुमको समझा चुका हूं, तो यार कितनी बार समझाना होगा, तुम रिवाइज क्यों नहीं करते हो। छोटे समूह के अभिलेखों में लघु शिलालेख और लघु स्तंभ अभिलेख, बड़े समूह के अभिलेखों में 14 बृहद शिलालेख और 7 स्तंभ अभिलेख। प्लीज अब दोबारा फिर तुमको बताना न पड़े। इसको कहते हैं बड़े समूह के अभिलेख। तो बड़े समूह के अभिलेखों से अशोक की राजकीय नीति झलकती है और छोटे समूह के अभिलेखों से अशोक का व्यक्तिगत धर्म झलकता है। तो जो बड़े समूह के अभिलेख बोलते हैं वह उसके छोटे समूह के अभिलेखों से पृथक बोलते हैं। ओके, तो आप क्या लिखा? हाँ हाँ, बड़े समूह के अभिलेखों, हाँ हाँ, अभिलेखों के अध्ययन पर अशोक के धर्म की एक नई तस्वीर सामने आती है। अशोक के धर्म की एक नई तस्वीर सामने आती है। एक नई तस्वीर सामने आती है, सामने आती है। यह इस प्रकार है, यह इस प्रकार है। अब डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखो। कि अशोक का धर्म, अशोक का धर्म बौद्ध संघ, अशोक का धर्म बौद्ध संघ, सॉरी बौद्ध संघ नहीं, बौद्ध पंथ कर दो संघ की जगह। अशोक का धर्म बौद्ध पंथ की परिधि में बंधा हुआ नहीं था। बौद्ध पंथ की परिधि में बंधा हुआ नहीं था। उसने बौद्ध पंथ के अतिरिक्त, उसने बौद्ध पंथ के अतिरिक्त, बौद्ध पंथ के अतिरिक्त, पंथ के अतिरिक्त अन्य धार्मिक पंथों, अन्य धार्मिक पंथों से भी बहुत कुछ लिया था, से भी बहुत कुछ लिया था। से भी बहुत कुछ लिया था। यथा ब्राह्मण पंथ, यथा ब्राह्मण पंथ, कौमा आजीवक पंथ आदि, आजीवक पंथ आदि। आदि, हाँ हाँ उसने, हाँ आदि, हाँ हाँ। उदाहरण भी देना चाहोगे क्या? उदाहरण है तुम्हारे पास कोई? दान में दी इस लेना नहीं कहते ना इसको, तो आजीवों को संरक्षण देना कहते हैं। यहां मैं बताना चाहता हूं कि उसने बौद्ध पंथ से नैतिकता एवं आचरण और नैतिकता ली, शुद्ध आचरण और नैतिकता। तो ब्राह्मण पंथ से उसने आचार शास्त्र और दंड संहिता ली, और जैन पंथ से ऐन्द्रजालिक पद्धति ली। तो आपके मन में होगा भाई जैन पंथ, सॉरी आजीवक पंथ से, आजीवक पंथ से उसने ऐन्द्रजालिक पद्धति। ऐन्द्रजालिक पद्धति क्या होती है? ये आजीवक साधु होते थे, वो मतलब लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लेकर चलते। जैसे तुम घर से निकलते हो, कोई साधु मिल जाता है रास्ते में, कहते बच्चा सुनो तुम, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बता। नहीं सर हमें बहुत दिक्कत है, हम सर हमको जाना है एग्जाम, अभी 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 हमें क्लास पकड़ना है। सर नहीं नहीं रुको बच्चे, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तुमको नहीं नहीं बाबा जी मुझे इस पर विश्वास नहीं, मुझे जाने दीजिए। तो कहते हैं बच्चे 1 मिनट रुको, हाँ आप हाथ लाओ, थोड़ा सा हाथ दिए, एक सुपारी उसमें रख दी।
कहा इसको, मैं सॉरी, एक फूल रख दिया, फूल पकड़ो, हाँ अब मुट्ठी बांधो ठीक से, हाँ देखो खोल कर क्या है, फूल है, पकड़ो, हाँ उसका जेब से उसने कोई एक छड़ी निकाली, 4 बार घुमाया, अब खोलो इसको, तो क्या खोले तो सुपारी निकली, क्या है ये सुपारी, बस तुरंत तुम पाँव पकड़ लिए कि बाबा सिविल सेवा परीक्षा में आपसे तो उपयुक्त मेरे लिए कोई इसी तरह क्वेश्चन भी थोड़ा मंगा देते तो तुरंत तुमने उसने इंप्रेस कर लिया। अब वो जैसे जैसे तुम्हें चाहेगा उंगली पड़ना चाहेगा, वो हाथ की सफाई थी, दिखा दिया। तो जो आजीवक पद जो होते थे इसी तरह के एंजालिक पद्धति पीपल को प्रभावित करने के लिए करते थे और तब अपना प्रभाव को बढ़ाते थे लोगों में। अशोक ने उनसे क्या तकनीकी ली कि अशोक भी क्या करता था, वो धर्म की झांकी जो निकालता था तो स्वयं बीच में बैठ जाता था और 3-4 हिंदू देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश नकली तैयार करवा के अपने बगल में बैठा लेता था। और जब वो झांकी चलती थी लोग देखते थे, लोग धन हो रहे थे, अरे अब क्या ही महान, ये अशोक महान से बढ़ के कौन शासक होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनके साथ विराजे हुए हैं, तो अब दिक्कत क्या है, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इस तरह से उन्होंने कुछ हिंदू देवताओं का करके और अपने आसपास में बैठा लेता था। तो ये उसकी ये एंजालिक पद्धति उसने कहां से ली थी, आजीवकों से ली थी। तो सबसे कुछ न कुछ लिया था। तो उदाहरण केवल दे दो, हाँ 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 हाँ, बौद्ध पंथ से लिखे, हाँ बौद्ध पंथ से उसने हाँ शुद्ध आचरण और नैतिकता ली, शुद्ध आचरण और नैतिकता ली। तो ब्राह्मण पंथ से आचार शास्त्र, तो ब्राह्मण पंथ से आचार शास्त्र और दंड संहिता, दंड संहिता और आजीवकों से ऐन्द्रजालिक पद्धति, और आजीवकों से ऐन्द्रजालिक पद्धति। ऐन्द्रजालिक वही गड़ी वाली पद्धति। तो अब यहीं से आगे बढ़ोगे, तुम लोग एक काम करना, थोड़ा सा बच्चों मेहनत कर दो। कल मॉडल तुम लोगों का समाप्त होगा, तो तुम लोग मेहनत थोड़ा सा कर दो प्लीज। अब आज तुम लोग थोड़ा सा घूमना उमना कम करके इस बुकलेट की तरह जो मैं बता रहा हूं उसको कल पढ़ के आओगे ना, तो मैं फिर क्लास में तुमको याद करवा दूंगा। जो क्वेश्चन का टाइप है वो भी है। तो एक काम करना, पेज संख्या 173 से 192 तक, रुको पहले, कितना पेज संख्या था, कितना पेज संख्या था, चलो लगाओ कॉपी पर लगाओ, कितना कितना पेज संख्या था, कितना 192 तक, पक्का ना, जाओ। 171 से 192 तक नहीं समझे, कैजुअली आज से लेके कल तक मौका मिले, कोशिश करना, अगर नहीं हो तो कोशिश करना, फिर बाकी कल पढ़ लेना। लेकिन आज कोशिश करना, आज हो जाए तो बढ़िया है, कल मैं समाप्त करूंगा इस टॉपिक को, समझ लो ना।